आज के टर्न पे हम आइस वाटर मिक्सचर से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, पर मैं तुम्हें आइस वाटर पे पहले एक क्वेश्चन करवाऊंगा। उस क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि वैसे वो आइस वाटर मिक्सचर में कोई डोमिनेंसी वाला सवाल नहीं है, हीट कैलकुलेशन वाला सवाल है। ठीक है ना? पर एक बात सिखानी है, इसलिए वो सवाल कराना जरूरी है। उस क्वेश्चन को देखिए। 20 ग्राम ऑफ आइस is kept at 0 degree Celsius in a container of water equivalent 30 gram. Find heat required to raise temperature to 50 डिग्री सेल्सियस। बताओ भाई, आंसर बताइए सब लोग, इसका क्या होना चाहिए? देखिए भाई, क्या करेंगे इसमें। देखो, यहाँ पे जो मेन बात सबसे ज्यादा समझने वाली है वो है वाटर इक्विवेलेंट का इस्तेमाल। वो है हमारे पास वाटर इक्विवेलेंट का इस्तेमाल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपके पास, मान लो, इसका वाटर इक्विवेलेंट 30 ग्राम, तो ये मान लो 30 ग्राम, ये आपके पास 20 ग्राम। जब हम शुरुआत में इसको हीट देंगे, जब हम शुरुआत में इसको हीट देंगे, तो स्टार्टिंग में हीट देने पर सिर्फ आइस के पास हीट जाएगी, बीकर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरी हीट जो होगी वो होगी 20 × 80 Q1, 1600 कैलोरीज। उसके बाद जो है आइस मेल्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट हो जाएगी, वाटर बन जाएगी। अब फिर सिस्टम में पानी कितना है? 20 + 30, सी की वैल्यू 1, और 15 - 0, 2500 कैलोरी, और टोटल अमाउंट ऑफ हीट आएगा 4100 कैलोरी के बराबर। कहने का मतलब क्या है? वाटर इक्विवेलेंट को वाटर के साथ इस्तेमाल करना है, वो आइस के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा। बस ये समझना है, ये कब हम वाटर इक्विवेलेंट को साथ में लेंगे और कब हम वाटर इक्विवेलेंट को साथ में नहीं लेंगे, ये बात समझ में आ रही है। जब तुम शुरुआत में चीजों को मेल्ट करवा रहे हो तो तुम्हें वाटर इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं है। जब तुम शुरुआत में चीजों को मेल्ट करवा रहे हो तब तुम्हें वाटर इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं है। मेल्टिंग के टाइम पर भाई, कहने का मतलब क्या है, बीकर भी जीरो पे है, आइस भी जीरो पर है, पर मेल्ट कौन होगा? सिर्फ आइस। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ किसका वेट लिया? आइस का। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, बीटर बीकर का ही बढ़ेगा, मेटल का ही बढ़ेगा, तो वहां पर फिर हमने दोनों को लिया। समझ में आई बात? क्लियर है ये चीज यहाँ तक? तो भाई इस तरीके से हम सारी की सारी कैलकुलेशंस को करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आइस स्टीम मिक्सचर की। देखो, अगर हम आपके सामने बात करेंगे आइस स्टीम मिक्सचर की, तो आपके पास आइस स्टीम मिक्सचर क्या है ये चीज समझिए। सॉरी, आइस नहीं, वाटर स्टीम मिक्सचर। आइस पे जाएंगे बाद में, वाटर लिखो पहले। वाटर स्टीम मिक्सचर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप वाटर स्टीम मिक्सचर की बात करें, तो वाटर स्टीम मिक्सचर में बहुत छोटी सी चीज है, और वो क्या है कि भाई आप एक बात समझो। हम लेकर आए 1 ग्राम वाटर
एट 0 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर हम लेकर आए 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों को मिक्स करा तो ऐसा हो सकता है कि स्टीम ही डोमिनेट कर जाए, स्टीम ही डोमिनेट कर जाए। चांसेस क्या है कि स्टीम डोमिनेट कर जाए। और स्टीम डोमिनेट कर जाने का मतलब कि सब कुछ 100 पर हो। तो एक काम करते हैं, सब कुछ 100 पर लेकर जाते हैं अभी, तो समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरीके से स्टीम डोमिनेट करती है। देखिए, अगर इसको हीट दी जाए और ये 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस हो, तो जो इसको हीट चाहिए होगी वो होगी, कह सकते हो mc डेल्टा थीटा से 100 कैलोरीज। लेकिन यहां पर अगर ये सिर्फ कंडेंस हो, ये 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बने, तो इसको हमें देखने को मिलेगा, कह सकते हो Q इक्वल्स टू ml, और ये हीट निकाल देगा 540 कैलोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 5.4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कंडीशन क्या होगी कि अभी क्या है, जब तुम्हारा 1:1 का रेशियो है, बात सुनो, जब तुम्हारा 1 और 1 का रेशियो है तो कौन डोमिनेट कर रहा है? स्टीम। क्यों भाई? अगर मैं इस 5.4 को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दूं, मैं इस 5.4 को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दूं, तो जब ये रेशियो 1 है तो कौन डोमिनेट कर रहा है? स्टीम। सब कुछ कहाँ पहुंच गया? स्टीम के पास, 100 डिग्री पर। अगर वाटर का मास 2 ग्राम कर दिया जाए, अगर वाटर का मास 2 ग्राम कर दिया जाए, तब भी सब कुछ कहाँ पहुंच जाएगा? 100 पर। अगर वाटर का मास 3 ग्राम कर दिया जाए, सब कुछ कहाँ पहुंच जाएगा? 100 पर। वाटर का मास 4 ग्राम कर दिया जाए, सब कुछ कहाँ पहुंच जाएगा? 100 पर। वाटर का मास 5 ग्राम कर दिया जाए, सब कुछ कहाँ पहुंच जाएगा? 100 पर। तो इसका मतलब, अगर मेरे पास, हम आइस को कह सकते हो कि मेरे पास स्टीम वाटर रेशियो, सॉरी, मेरे पास वाटर स्टीम रेशियो is 5.4:1 or more, 5.4:1 or more, where water is at 0 degree Celsius, where water is at 0 degree Celsius, then steam will dominate, then steam will dominate। और इस कंडीशन में फाइनल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बताओ भाई, क्या सबको ये बात समझ में आई कि एक रफ आइडिया लग गया कि अगर रेशियो 5.4:1 से बड़ा है, तब तो हम हमेशा ही ये बात छोटा है या इसके बराबर है। देखो, इससे छोटे रेशियो पर भी स्टीम डोमिनेट करती है। मतलब वाटर स्टीम के कंपैरिजन बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी तुम कह पाओगे कि कौन डोमिनेट करने वाला है। वाटर स्टीम के रेशियो में बहुत ज्यादा हो तभी कह पाएंगे कि वाटर और स्टीम में कोई बीच का टेम्परेचर मिलेगा। मतलब डबल दे रखा हो, ट्रिपल दे रखा हो, 4 टाइम दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, सोचना ही नहीं है। हाँ, जब रेशियो 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम, वो वाली कंडीशन में पहुंचे, तो एक बार को चेक करना पड़ सकता है कि डोमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
ठीक है ना। तो उसमें भी अगर वाटर 0 डिग्री पर है तो ये बड़ा स्पेसिफिक सा रेशियो है, जिससे हम तुरंत पता कर लेंगे कि कौन डोमिनेट कर रहा है और कौन नहीं। थोड़ा बहुत ये रेशियो फेल हो सकता है, वो भी कब, जब रेशियो 5.4 रेशियो 1 से बड़ा हो लेकिन टेम्परेचर 0 ना हो। लेकिन अगर रेशियो 5.4 से छोटा है तो ये हर टेम्परेचर ऑफ वाटर के लिए वैलिड है। बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? चलिए, तो अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास, देखिए अब हमारे पास यहाँ पे सवाल देखो। बताओ भाई, क्या लग रहा है? देखो, एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही है यहाँ पर, एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस होगा। बिकॉज जो हमारे पास आइस स्टीम वो है, वाटर स्टीम रेशियो, वाटर स्टीम 2:1 है। अच्छा, 1 मिनट और, सॉरी, यहाँ पर ना ये मोर नहीं होगा, लेस होगा। इस जगह पे लेस लिख लो, ठीक है ना। तो हमारे पास जब ये इससे कम होगा तो क्या होगा, जब वो 5.4 रेशियो 1 से छोटा होगा तब भी क्या होगा, हमारे पास आइस डोमिनेट करेगी। अच्छा, बाई चांस वाली बात आती है कि अगर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि कौन डोमिनेट करने वाला है, वैसे तो समझ में आ जाएगा, आइस स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम में साफ साफ समझ में आ रहा होता है कि कौन डोमिनेट करने वाला है। बट फिर भी जस्ट इन केस हमें एक बार को नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे लेकर आते हैं इस तरीके से कि 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री और 10 ग्राम आइस स्टीम एट 100 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या हुआ है कि इसको हमने पहुंचाया 100, तो 20 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री। तो इसको हीट कितनी निकाल, इसको कितनी हीट चाहिए, mc डेल्टा थीटा। मास कितना है भाई, 20, सी की वैल्यू 1, चेंज कितना 100, तो आपको 2000 कैलोरी चाहिए। अगर ये पूरा का पूरा कंडेंस हो जाए, अगर ये पूरा का पूरा 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हीट निकालेगा 10 × 540
5400। और देखो बात क्या है, ये हमारी है डिमांड, ये तुम्हारी डिमांड है। और अवेलेबल कितना है, मैक्सिमम अवेलेबल, मैक्सिमम अवेलेबल है 5400। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तुमने सिर्फ 2000 ही मांगे हैं तो तुम्हें 5400 क्यों मिलेंगे? हैं? ऐसा हो सकता है भाई कि तुम अपने अब्बा से पैसे मांगने जाओ कि पापा पैसे, तुमने कहा पापा 2000 रुपए चाहिए, और पापा ने 5400 रुपए निकाले कि लो रख लो। बताओ भाई, क्या ऐसी उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे अब्बा से? तुम उनसे कहोगे कि पापा 2000 रुपए चाहिए, और पापा कहेंगे लो 5400 रुपए लो। हाँ, तो क्या होगा भाई, जितनी डिमांड है उतना ही मिलेगा। और अगर प्रैक्टिकल बातें करें, जितनी डिमांड है उससे कम मिलेगा। ठीक है ना? ये तो आइडियल केस है, जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा। वरना रियल बात तो ये है, जितना मांगेंगे उससे कम मिलेगा। खैर, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ओनली 1600 कैलोरी is given by condensing x amount of steam। ठीक है ना? और हमारे पास 2000 इज इक्वल्स टू x इंटू 540। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बताइए सब लोग। हमारे पास यहाँ से x कैलकुलेट होकर कितना आएगा, 3.7 कुछ। ठीक है ना? तो टोटल वाटर कितना हो गया, 20 तो आपने मिलाया था, और 3.7 ये हो गया, तो 23.7 ग्राम। हाँ भाई, कोई परेशानी किसी को? जल्दी जल्दी बता दो, कोई दिक्कत हो रही हो तो। ठीक है ना? तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर हमारे पास कह सकते हो तुम कि कोई एक चीज डोमिनेट कर रही है। ठीक है ना? इसके अलावा हमारे पास सवाल हो सकता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आइस स्टीम मिक्सचर। देखो आइस, और एक चीज और याद रखना, ये जो मैं तुम्हें रेशियो निकलवा निकलवा के ये बता दे रहा हूँ ना, ये कौन डोमिनेट करने वाला है, ये मत समझना कि ये इसके आसान सवाल है। ये मैं तुम्हें जुगाड़ से जल्दी निकालना सिखा दे रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। वरना ये सारे के सारे सिर्फ ये पहचानना है कौन डोमिनेट करेगा, ये इसके अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होता है। ठीक है ना? थर्मो के अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होता है ये, कि हमारे पास, नहीं 1600 नहीं यार, 2000 मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, 2000। ठीक है ना? तो हमारे पास आइस, अब हम बात कर रहे हैं आइस स्टीम मिक्सचर। देखो, अगर तुम आइस स्टीम मिक्सचर की बात करोगे, तो आइस स्टीम मिक्सचर में होता क्या है, आइस स्टीम मिक्सचर में भी ना, अ, अब यहाँ पे डोमिनेट करने के लिए दो लोग हैं। देखो वाटर डोमिनेट नहीं कर सकता, वाटर डोमिनेट नहीं कर सकता था, या तो स्टीम डोमिनेट कर सकती थी, आइस डोमिनेट कर सकती थी। तो यहाँ पर दो लोग हैं जो जीत सकते हैं, दोनों में से कोई एक जीत सकता है। तो मान लीजिए कि पहले हम ये मानते हैं कि हम आइस को डोमिनेट करा रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे पहला केस मान लो कि हम सपोज आइस को डोमिनेट करा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आइस को डोमिनेट कराने की बात करते हैं। देखो भाई,
अगर हमारे पास हम बात करेंगे कि आइस डोमिनेट कैसे करेगी, तो आइस के डोमिनेट करने का मतलब क्या है? देखिए, होता ये है कि भाई मान लो, फिर से तरीका वही है कि मान लो हम 1 ग्राम आइस लेकर आए एट 0 डिग्री और 1 ग्राम स्टीम लेकर आए एट, कह सकते हो, 100 डिग्री। आइस को डोमिनेट करने का मतलब सब कुछ 0 डिग्री पर आ जाए। तो एक चीज समझो, अगर मैं सब कुछ 0 पे ले आऊं, तो सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री, और इसको हीट चाहिए Q इंटू 1 इंटू 80, मतलब 80 कैलोरी। उसी जगह पर अगर मैं इसको 0 पे लेकर आऊं, तो पहले मुझे इसे 1 ग्राम वाटर एट 100 कन्वर्ट करना होगा। ऐसा करने पे ये एक हीट निकालेगा m इंटू, ऐसा करने पे ये एक हीट निकालेगा m इंटू एल, मतलब m इंटू 540, तो 540 कैलोरी। और उसके बाद मैं इसे 0 पे लेके आऊंगा, 0 डिग्री वाटर पर, तो ये हीट फिर से निकालेगा Q1 Q2 MC डेल्टा थीटा, मतलब 100 कैलोरी। और टोटल हीट जो ये दे सकता है वो है 640 कैलोरी। अब एक चीज देखो, तुम्हारे पास अगर तुम 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम स्टीम से मैच करा रहे हो, ठीक है ना, 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम स्टीम से मैच करा रहे हो, और तुम ये चाहते हो कि आइस वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाए, बताओ, सब कुछ 0 पर आ जाने के लिए, तुम ये देख रहे हो कि सब कुछ 0 पर आ जाने के लिए जो स्टीम है वो 640 कैलोरी हीट निकाल देती है। जो स्टीम है वो 640 कैलोरी हीट निकाल देती है। और वो 640 एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर 8 ग्राम सब कुछ होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि अगर मेरे पास ये चीज 8 ग्राम हो जाए, तो हीट भी कितनी हो जाएगी, 640। तो हम क्या कहते हैं कि जब आइस स्टीम रेशियो, जब आइस स्टीम रेशियो इज 8:1 और मोर, जब आइस स्टीम रेशियो 8:1 और मोर है, तो आइस विल डोमिनेट एंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब हमारे पास आइस स्टीम रेशियो 8:1 या उससे ज्यादा है, तो हमारे पास आइस डोमिनेट करेगी और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री पर होगा। सेम तरीके से सेकंड क्या हो सकता है, स्टीम डोमिनेट्स। अगर हम स्टीम को डोमिनेट कराएं, तो कुछ बातें सेम है। मेरे पास 1 ग्राम स्टीम है एट 0 डिग्री, और मेरे पास 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री पर, और 1 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री पर। मैं चाहता हूं कि सब कुछ 100 पे चला जाए, तो सब कुछ 100 पर रहते रहते स्टीम क्या कर सकती है, स्टीम कंडेंस हो सकती है। तो भाई मान लीजिए कि स्टीम कंडेंस हो गई और एक हीट निकाली 540। उसी जगह पर अगर तुम्हारे पास इसकी बात करें, तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा 0 डिग्री वाटर, और एक हीट डिमांड करेगा m इंटू एल की वजह से
80 कैलोरी। उसके बाद फिर ये जाएगा 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर पर, और ये हीट एब्जॉर्ब करेगा m इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा से 100 कैलोरी, और टोटल हीट अब्सॉर्ब हो जाएगी 180 कैलोरी। तो एक बात बताओ, अभी जब तुम 1 ग्राम लेकर आए हो तो डोमिनेट अल्टीमेटली कौन कर जा रहा है? भाई इनको 100 पे पहुंचने के लिए 180 कैलोरी चाहिए, और स्टीम सिर्फ कंडेंस होने से 540 दे सकता है। तो अल्टीमेटली कौन डोमिनेटिंग है? स्टीम। अगर मैं 2 ग्राम ले आऊं, अगर मैं 2 ग्राम ले आऊं तो हीट हो जाएगी 360। वहां पे कितनी है? 540। कौन डोमिनेट करेगा? स्टीम। ऐसे करते करते मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तब भी कौन डोमिनेट करेगा? स्टीम। तो मेरे पास ये कहा जाता है कि अगर आइस स्टीम रेशियो इज 3:1 और लेस, अगर आइस स्टीम रेशियो 3:1 या उससे छोटा है, तो हमारे पास स्टीम विल डोमिनेट। हमारे पास जो स्टीम है वो डोमिनेट करेगी, ठीक है ना? स्टीम डोमिनेट करेगी, एंड फाइनल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8:1 से बड़ा तो आइस डोमिनेट, 3:1 से छोटा तो स्टीम डोमिनेट, और अगर इन दोनों के बीच में, तुम क्या कह सकते हैं कि इफ आइस स्टीम रेशियो is in between 3:1 to 8:1, equilibrium temperature is in between 0 to 100। समझ में आया भाई सब लोगों को? बताइए, क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? ठीक है ना? तो हमारे पास अब हम इन पे सवाल कर लेते हैं। हम तीनों रेंज का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमसे क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, उस तरीके से। देखो, अब कहने का देखो मतलब क्या है, आप यहाँ पर इस बेसिस पे क्वेश्चंस को करेंगे। देखो भाई, हम यहाँ पे कह रहे हैं 100 ग्राम of ice is mixed with 10 gram of steam. 100 gram of ice is mixed with 10 gram of steam. Find equilibrium temperature and final water in mixture। खुद बताओ, क्या हमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना कोई मुश्किल काम है?
साफ साफ क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि रेशियो 10:1। मेरे पास आइस स्टीम का जो रेशियो है ये 10:1 है। और जब ये 10:1 है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है। ये सवाल तो हो गया, ये पार्ट तो हो गया। इसके बाद हमसे अगला पार्ट पूछ सकता है जो मैंने लिखा है, फाइनल वाटर इन मिक्सचर। तो देखो भाई क्या होता है, समझो ध्यान से। हमारे पास अगर 100 ग्राम आइस को हमें 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है, तो जो हीट हमें चाहिए, जो हीट हमें रिक्वायर्ड है, वो है 100 × 80, 800 8000 कैलोरी। 800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट। और ये आएगा कहाँ से? ये आएगा 10 ग्राम स्टीम 100 डिग्री से। सबसे पहले तो भाई इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वाटर में। 100 डिग्री वाटर, और ये हीट निकालेगा 10 × 540, मतलब 5400 के बराबर। और अभी ये है कहाँ? 100 पे। सब कुछ आना कहाँ पे है? 0 पे। तो इसको लेकर आएंगे 0 डिग्री पर। तो फिर से ये एक हीट निकालेगा 10 × 1 × 100, 1000। तो इसने टोटल हीट जो निकाली वो निकाली 6400। तो फिर से वही वाली बात भाई, पूरी आइस को मेल्ट कराने के लिए 6400 8000 चाहिए। पूरी आइस को मेल्ट कराने के लिए 8000 कैलोरी चाहिए। पर अवेलेबल कितने? अवेलेबल है 6400। तो हम कहते हैं 6400 कैलोरी will be used to melt the ice। तो क्या होगा? 6400 is equals to x into 80। तो 80 ग्राम मेल्ट हुआ। तो 80 ग्राम पानी कहाँ से बना? 80 ग्राम पानी बना आइस से। और 10 ग्राम कहाँ से बना? स्टीम से। तो टोटल कितना हो गया? 80 + 10 90 ग्राम। समझ में आया भाई? 80 + 10 is equals to 90 ग्राम। हाँ जी। ठीक है ना? तो इस टाइप का सवाल हमारे पास होगा। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं जहां पे स्टीम डोमिनेट करेगी। बताओ भाई। फाइनल वाटर एंड मिक्सचर। और फाइनल वाटर एंड मिक्सचर। देखो टेम्परेचर के बारे में तो कोई शक वक नहीं है तुम्हें। हमें पता है कि मेरे पास जो आइस और स्टीम का रेशियो है
वो 1:1 है, 3:1 से छोटा, तो ऐसी कंडीशन में स्टीम डोमिनेट कर जाती है। टेम्परेचर आता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास और हमें निकालना है, तो इसका मतलब क्या, सब कुछ कहाँ पहुंच रहा है, 100 पे। जब सब कुछ 100 पे पहुंच रहा है तो सब कुछ 100 पे लेके जाएंगे। तो क्या होगा भाई, आप ये कह सकते हो कि मेरे पास 10 ग्राम आइस है। सबसे पहले ये 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट होगी, हीट निकालेगा 10 × 80, 800 कैलोरी। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा 100 डिग्री वाटर, इसको हीट चाहिए mc∆θ, मतलब 1000। तो टोटल हीट इसके पास है या इसको रिक्वायरमेंट है, वो है 1800 कैलोरी। हमारे पास 10 ग्राम स्टीम है। अगर ये 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो तो ये जो हीट निकाल सकता है वो 5400 है, 5400 कैलोरी। ये क्या हो सकता है, मैक्सिमम अवेलेबल। और ऑब्वियस सी बात है भाई, मैक्सिमम अवेलेबल की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, एक्स स्टीम will condense to supply 1800 कैलोरी। तो भाई 1800 इज इक्वल्स टू x इंटू 540। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1800 अपॉन 540। कितना आ रहा है तुम्हारे पास, ये बता दो भाई। ठीक है ना, ये हमारे पास आ रहा है 3.33। तो टोटल कितना हो गया, तो आपके पास टोटल हो गया 13.33 ग्राम। वेरी गुड, समझ में आ गया सब लोगों को कैसे करना है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत, समझ में आ गई सारी बातें आप लोगों को, कोई परेशानी हो तो बोलो भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, एक सवाल सॉल्व करो। 50 ग्राम ऑफ आइस, 0 डिग्री सेल्सियस is mixed with 10 gram steam at 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो। तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि बीच का टेम्परेचर T मिलेगा, कॉमन टेम्परेचर। चाहो तो हीट लॉस हीट गेन से करो, या फिर सब कुछ जीरो पे ले जाओ जैसे लास्ट टर्न पे ले गए थे। ठीक है ना, जैसे लास्ट टर्न पे एक सवाल करा था वैसे ले जाओ। तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे ट्राई करो, पर मुझे पहले आंसर बताओ। ठीक है, तो दो मेथड तुम्हें मैंने बताया, दो लोगों ने दो अलग अलग तरीके से किया है, दोनों ने आंसर बताए, हम दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो, एक तरीका है इस सिस्टम को जीरो पर लेकर जाने वाला, जो हमने लास्ट टर्न पे सीखा था कि भाई 50 ग्राम आइस है, इसको जीरो पे लेके जाओ। तो जब ये 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा तो इसको हीट चाहिए 50 × 80,
4000 कैलोरी। ठीक है ना। ये हीट कौन देगा? 10 ग्राम स्टीम। तो 10 ग्राम स्टीम जब कंडेंस होगी और 100 डिग्री वाटर बनाएगी, तो ये अपने से हीट निकालेगी 10 इंटू 540, 5400 कैलोरी। और उसके बाद जब ये 0 डिग्री वाटर पे जाएगा, तो ये फिर से हीट निकालेगा mc डेल्टा थीटा 1000 कैलोरी। तो भाई हीट आ गई यहाँ पे 6400 कैलोरी। तो वो बात क्या है, इनको 0 पर आने के लिए कितना चाहिए? 4000। इन्होंने दे कितना दिया? 6400। तो हम क्या बोलेंगे कि 4000 मेल्ट करने में यूज हुआ। 4000 मेल्ट करने पर यूज हुआ। और अब 50 प्लस 10 ग्राम वाटर 0 डिग्री पर है, जिसके पास एक्स्ट्रा 2400 कैलोरी है, जिसके पास एक्स्ट्रा 2400 कैलोरीज है। और अब वही एक्स्ट्रा 2400 कैलोरीज इस 60 ग्राम वाटर का टेम्परेचर राइज करने में इस्तेमाल होगा। इंटू 1 इंटू टी माइनस 0। तो टी की वैल्यू आ गई 40 डिग्री सेल्सियस। क्यों भाई, समझ में आया सबको ये तरीका? नहीं तो हम ये भी मान सकते थे कि मेरे पास 50 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री, ये पहुंचेगा टी पर। 10 ग्राम स्टीम है एट 100 डिग्री, ये भी आएगा टी पर। तो कैसे? हम लिखेंगे हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस। ठीक है ना। गेन कितना? सबसे पहले ये मेल्ट हुआ 50 इंटू 80, प्लस उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा तो 50 इंटू 1 इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल्स टू लॉस किसने करा? स्टीम ने। कितना? 10 इंटू 540, उसके बाद 10 इंटू 1 इंटू 100 माइनस टी, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो 100 माइनस टी। अब सॉल्व कर लो पूरा। तो ये कितना आ जा रहा है? 4000 प्लस 50t इज इक्वल्स टू 5400 प्लस 1000 माइनस 10t। तो 60t इज इक्वल्स टू 2400। टी की वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें जो तरीका आसान लगे उससे करो, आंसर देखो दोनों से सेम आता है। ठीक है ना। बताओ भाई, कोई परेशानी किसी टाइप की? समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? चलिए ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल आपको अक्सर कि कौन डोमिनेट कर रहा है कौन नहीं, इसके बेसिस पर मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमें सवाल देखने को मिलते हैं, इसके अलावा हमें इस पे सवाल देखने को मिल जाता है कभी कभी W इक्वल्स टू जे एच वाले फॉर्मूले। कभी कभी W इक्वल्स टू जे एच वाले फॉर्मूले पर। या कह सकते हो W इक्वल्स टू जे एच पर, या ऐसे कह सकते हो कि सिंपली वर्क को हीट में कन्वर्ट करना। ठीक है ना। जैसे मान लो एक सवाल आ जाए,
A body of mass 5 kg is dropped from a height of 500 meter. If on striking the ground, total kinetic energy is converted into heat and raises the temperature of body. Find rise in temperature if C is equals to 2 calorie per ग्राम डिग्री सेल्सियस। चलो भाई बताओ। इसका सही आंसर दो तुम लोग आज, तब मैं मानूंगा कि हाँ तुमने कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी है पहले, थोड़ी बहुत कम ज्यादा। आज तुम्हारा टेस्ट है, इसका आंसर देना। आज तुम्हारी इज्जत की बात है। बताओ भाई। एक बॉडी को हमने 500 मीटर की हाइट से ड्रॉप करा और ग्राउंड पे से टकराने पर जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट हो गई। फाइव 98 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। चलो और बताओ। और कोशिश करो थोड़ी और। एक छोटी सी गलती कर रहा हूँ मैं, इसीलिए इस सवाल में रुका हुआ, वरना सॉल्व करके आगे बढ़ गया होता। बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो, एक बहुत छोटी सी। अच्छा एक बात बताओ, करना तो यही है ना? क्यों? करना तो भाई यही है। तो मास से मास कैंसिल हो गया, डेल्टा थीटा आएगा। ग्रेविटी मान लो आप 10, हाइट मान लो 500 डिवाइडेड बाई सी। बात ये आती है कि सी को भी हम लोग एसआई में रखेंगे, और जब सी एसआई में रखा जाएगा तो इसको लिखा जाएगा 2 × 4200। समझ में आया भाई? हाँ जी। क्या ये बात क्लियर है? इसको क्या लिखेंगे? तो हमारे पास
ये आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 8200 और ये लगभग आ रहा है 0.595 या 0.6 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो मतलब सिंपल समझ में आना चाहिए कि देखो इस टाइप में तुम प्रॉपर वर्क को हीट से निकाल सब कुछ एसआई में लोगे। बस ये गलती मत करना। मैंने बहुत लोगों को ये सवाल गलत करते हुए देखा है सिर्फ इस वजह से। बहुत लोगों को क्या, अभी तुम ही लोगों ने गलत किया है। इस 15-16 लोगों ने, 15-16 में 5 लोगों ने आंसर बताया और पांचों ने गलत बताया। और गलत की गलती क्या करी? सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को गलत रखने की। ठीक है ना? तो इस टाइप के सवाल जो है हमारे पास, कह सकते हो कि इसी वजह से गलत हो जाते हैं कि हम जल्दबाजी में जो टेम्परेचर जो सी को रखते हैं वो कन्वर्ट नहीं करते प्रॉपरली। तो याद रखना है कि हमें सी को प्रॉपरली कन्वर्ट करना है, तब रखना है। समझ में आई ये बात? अब देखो इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ मतलब लिमिटेशन नहीं है इसमें। कोई लिमिटेशन इसमें है नहीं, आपको अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन मिल जाएंगे। बस तुम्हें ये क्या याद रखना है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को mc डेल्टा थीटा रखेंगे और सी वहां पे प्रॉपर एसआई में रखी जाएगी। एक सिंपल सवाल कैसे लिखना है ये सीख लो। बताओ भाई। हमारे पास एक बुलेट है, मास m, स्पीड v से चल रही है। ये एक सेम मटेरियल का ब्लॉक है, पहले रेस्ट पर है, बाद में ये इसके अंदर हो गया और अब ये m+m का सिस्टम है। देखो मैं तुम्हें लिखना सिखाता हूँ। बस क्या याद रखना है कि आपने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है। हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाफ इंटू m, कैपिटल M, डिवाइडेड बाई m+स्मॉल m, और ये हो जाएगा सिंपली v², बिकॉज दूसरी वाली बॉडी कैसी है? रेस्ट पर। क्यों भाई? क्या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होगा? हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर, 1 - e होल स्क्वायर। यही था ना भाई? हाँ जी, 1 - e²। ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, इस फॉर्मूले में यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी कह रहा हूँ, ब्लॉक तो रेस्ट पे है, तो ये फॉर्मूला आ गया। ये क्या कह रहे हैं? इसका 50%, 50% ऑफ डेल्टा के, मतलब m, कैपिटल M, 4m+स्मॉल m v²।
और ये किस में इस्तेमाल हुआ? टेम्परेचर राइज करने में सिस्टम के। तो m प्लस स्मॉल m c डेल्टा थीटा। तो आपके पास डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? m कैपिटल M 4c m प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर, और ये क्या है? राइज इन टेम्परेचर। कोई दिक्कत? बताओ भाई, सबको क्लियर है ये चीज? देख लो एक बार, नहीं समझ में आया हो तो बताओ। ठीक है ना भाई? देखो, हम ये कह रहे हैं, बस हम इस बारे में एक चीज ये कह रहे हैं कि भाई तुमने बुलेट को ब्लॉक पे मारा, ये एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है ना? बस वही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल करा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। लेकिन उन्होंने सवाल में क्या बोला है कि 50% ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर। तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आता है उसको भी कर दिया है हमने आधा, और वो रखा है mc डेल्टा थीटा। कोई परेशानी भाई? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फेज इंडिकेटिंग डायग्राम, या अक्सर इसको कहा जाता है प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। इसको हम लोग फेज इंडिकेटिंग डायग्राम भी कहते हैं, या इसको हम प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम भी कहते हैं। देखो, सबसे पहले इस फेज इंडिकेटिंग डायग्राम में हम डिस्कशन कर रहे हैं H2O का, और मेनली H2O का ही डेटा हमें याद रखना है। जो याद रखना है वो H2O का रखना है। कहने का मतलब देखो क्या है कि तुम्हारे पास, मान लीजिए इस एक्सिस पे हमने ले रखा है टेम्परेचर, और यहाँ पे हमने ले रखा है प्रेशर। ठीक है भाई? हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि जो फेज डायग्राम होता है वाटर का, वो कुछ इस तरीके से होता है। जहां पर इस जगह पर वो आइस है, यहाँ पर वो वाटर है, और यहाँ पर वो वेपर है या स्टीम है। और इस बीच वाले पॉइंट को आप जानते होंगे, हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, एक वाटर का प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन कुछ इस तरीके से है, जहां पर एट ट्रिपल पॉइंट, अगर आप ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे, तो ट्रिपल पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और ट्रिपल पॉइंट पर जो प्रेशर है वो है 4.6 मिलीमीटर ऑफ Hg, या फिर 0.00625 ATM।
सबसे पहले जो याद रखना है, हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि कुछ मेजर बातें फिर मैं समझाऊंगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो कंडीशन है ट्रिपल पॉइंट वाली कंडीशन वो कंडीशन है जहां पर वाटर अपने तीनों फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब तीनों में होने का मतलब क्या है कि अगर तुम 100 मॉलिक्यूल लेकर आए तो 100 में से कुछ सॉलिड में होंगे, कुछ लिक्विड में होंगे, कुछ वेपर में होंगे। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे ए, ये ओ, ये बी, ये सी, ये जो लाइंस हैं ये तुम्हारे पास कह सकते हो फेज चेंज की लाइंस है। क्या हो रहा है, अगर आप ए से ओ देखो तो ए से ओ में जो चीजें हैं वो आइस से वाटर या वाटर से आइस पर आ रही है। जो ओबी वाली लाइन है, ओबी वाले में जो चेंजेस हैं, क्या हो सकता है कि अगर तुमने टेम्परेचर को थोड़ा सा बदला या प्रेशर को थोड़ा सा बदला तो हो सकता है कि हम आइस से वेपर में या वेपर से आइस में चले जाएं। जो ओसी वाली लाइन है, यहाँ पर अगर चीजों को थोड़ा सा बदलेंगे तो क्या हो सकता है कि हम वेपर से वाटर में या वाटर से वेपर में चले जाएं। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो ओ ए है, जो ओ ए लाइन है, अगर तुम इसके ऊपर नीचे देखो तो समझ में आ रहा है कि ऊपर क्या है वाटर, नीचे क्या है आइस। तो अक्सर इसको हम लोग फ्यूजन लाइन कहते हैं। ठीक है ना। मेरे पास जो ओसी है, या ओबी की बात कर ले पहले, जो ओबी है, अगर तुम ओबी के रेस्पेक्ट में देखो तो आइस और वेपर, तो ये हमारे पास सब्लिमेशन लाइन है। सीधे सॉलिड सीधे गैस, सब्लिमेशन लाइन है। और अगर मैं ऐसे ही बात करूं ओसी, तो हमारे पास ये जो ओसी है, अगर आप देखें तो ओसी के ऊपर ओसी के नीचे, तो ये आपके पास क्या है, हमारे पास ये जो ओसी है ये हमारे पास वेपराइजेशन लाइन है। ओसी जो है ये हमारे पास वेपराइजेशन लाइन है, यहाँ पर चीजें वेपराइज हो रही है। और इन तीनों लाइन का एक कॉमन नाम भी होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन लाइन। इक्विलिब्रियम कंडीशन लाइन। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को कि ओ ए, ओ बी और ओ सी, क्लियर ये चीज। अब हम बात करने वाले हैं ट्रिपल पॉइंट की। हमारे पास ट्रिपल पॉइंट क्या है, पॉइंट एट विच ऑल थ्री स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया भाई यहाँ तक? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कि मेरे पास ट्रिपल पॉइंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना
मतलब वैसे तो खैर सब ठीक है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की, आइस की, इसे हम कहते हैं रेजिलेशन। हमारे सिलेबस में अक्सर इसका नाम तो थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, पर ये केमिस्ट्री में बहुत पूछा जाता है। केमिस्ट्री में ये एज ए एक्सेप्शन पढ़ाया जाता है। खैर फिजिक्स में हम उस एक्सेप्शन का रीजन भी पढ़ सकते हैं कि क्यों। ठीक है ना भाई? तो रेजुलेशन H2O की प्रॉपर्टी है, जहां पर हमने ये ऑब्जर्व करा कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तुमने इससे पहले केमिस्ट्री में क्या पढ़ा होगा कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस लिक्विफाई होती है और लिक्विड सॉलिडिफाई होता है। क्यों भाई? ऐसे ही कुछ पढ़ रखा होगा। केमिस्ट्री का ऑर्डर क्या होता है? केमिस्ट्री का ऑर्डर क्या होता है? केमिस्ट्री का ऑर्डर ये कहता है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने पर गैस लिक्विफाई होती है और लिक्विड सॉलिडिफाई होता है। बोलो भाई। सही बात है मेरी, जो मैंने तुमसे बताई है अभी। क्या ऐसा ही पढ़ा है तुमने केमिस्ट्री में? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये हमने केमिस्ट्री में भी यही पढ़ा होता है जो मैं बता रहा हूँ, पर केमिस्ट्री में इसका ग्राफ नहीं पढ़ाया जाता, मैं ये बात कह रहा हूँ। पढ़ा तो तुमने है केमिस्ट्री में, ठीक है ना? केमिस्ट्री में ये बात ऐसे ही पढ़ी है कि प्रेशर बढ़ाने पर हमारे पास जो आइस है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? पर इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास इस जगह पर आया है, ठीक है ना? जनरल कंडीशन में जो और मटेरियल्स हैं, अगर तुम H2O को हटा दो, H2O के अलावा, H2O के अलावा अगर तुम किसी मटेरियल की बात करोगे, तो H2O के अलावा हम ये नहीं कहते कि प्रेशर बढ़ाने पर वो लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है ना? प्रेशर बढ़ाने पर वो लिक्विफाई हो जाएगा, ये हम किसी और सॉलिड के लिए नहीं कहते, ठीक है? ये चीज है कि अगर मेरे पास मान लो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो, अगर मेरे पास सॉलिड CO2 है, तो सॉलिड CO2 तुम्हारे पास प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विफाई नहीं होगी। ये स्पेशल प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आइस या H2O शो करता है, और इसका रीजन हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुमने केमिस्ट्री में उल्टा पढ़ा हुआ है। हाँ, सॉरी, क्या लिख दिया मैंने तुम लोगों को? ये यहाँ पे प्रेशर कर लो भाई, मैंने क्या पता नहीं क्या लिख दिया ये। हाँ, प्रेशर। हाँ हाँ हाँ, प्रेशर। देखो होता क्या है, तुमने वो देखा है कि तुम्हारे पास एक आइस क्यूब है, तुम्हारे पास एक आइस क्यूब है, तुम उस आइस क्यूब को एक जगह पे
अपने अंगूठे से दबाना शुरू करो, तो जिस जगह पे, या तो अपने एक आइस क्यूब के ऊपर अपना हाथ रख दो, तो जहां पर तुम हाथ रख दोगे उस जगह से मेल्टिंग ज्यादा होना शुरू हो जाती है। क्यों भाई? हमने ऐसा ऑब्जर्व करा होता है कि अगर मैं अपने आइस को एक जगह पे जबरदस्ती हाथ से दबाना शुरू कर दूं, तो जिस जगह पे आइस पे हम हाथ से दबाते हैं वहां पे मेल्टिंग ज्यादा शुरू हो जाती है। ये प्रॉपर्टी हमें इसके वेपर फेज डायग्राम से समझ में आती है। कहने का मतलब वो क्या होगा, तुम्हारे पास मान लो ये थी आइस और ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। तुमने क्या किया, टेम्परेचर को कोई चेंज नहीं करा, पर इसका प्रेशर बढ़ाना शुरू करा, और जैसे ही तुमने प्रेशर बढ़ाया तो हम फाइनल कहाँ आ गए, वाटर में। तो हमारे पास क्या होता है कि जो H2O है, ये लिक्विड, ये कह सकते हैं जो आइस है, आइस लिक्विफाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो आइस है वो लिक्विफाई हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लेकिन ये काम हमारे सिलेबस में एक ग्राफ और है, उसमें हमें वैल्यूज तो याद नहीं करनी है, वैल्यूज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा भी होता है। सिमिलर ग्राफ हमारे सिलेबस में है, कह सकते हो किसका, सिमिलर ग्राफ हमारे सिलेबस में है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बस याद रखना है कि बाकी और जो मटेरियल होते हैं, बाकी और जो मटेरियल होते हैं उनमें हर एक चीज सेम है, वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है ना। बस क्या होता है, ये जो हमारी फ्यूजन लाइन थी, ये जो हमारी फ्यूजन लाइन थी, ये इधर की तरफ झुकी हुई होती है। यहाँ पर फ्यूजन लाइन ऐसे झुकी हुई है, यहाँ पे फ्यूजन लाइन इस तरफ होती है। जब फ्यूजन लाइन उस तरफ होती है, तो यहाँ पर जब तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग नहीं होती। ये किसका है, ये हमारे पास CO2 का ग्राफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नो मेल्टिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रेशर, और यहाँ पर होती है मेल्टिंग ऑन इंक्रीजिंग दी प्रेशर। यही डिफरेंस है इन दोनों में। आई बात समझ में? तो किसी और मटेरियल में जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो किसी और मटेरियल में प्रेशर को बढ़ाने पे एंटी मेल्टिंग नहीं होती है, सिर्फ इसी जगह पर हमने मेल्टिंग को देखा है। कोई दिक्कत? चलिए, तो भाई अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे हमारे सिलेबस का अगला पार्ट। ऐसा मानो कि अभी हम कुछ चीज़ों को पढ़ कर आए, पहले हमने टेम्परेचर पढ़ा, फिर हमने हीट पढ़ी, और अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हीट ट्रांसफर को। तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। देखिए, हमारे पास अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमारे पास डोमिनेंटली देखा जाए तो तीन टाइप के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, ठीक है ना। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अगर हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो हमारे पास तीन टाइप ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। जैसे, कहने का मतलब क्या है कि डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ से हीट को लेकर आ रहे हैं और किस जगह पे हीट ट्रांसफर कराया जा रहा है, कौन से मटेरियल्स में हीट ट्रांसफर करा रहे हैं, कहाँ से हीट आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को डिवाइड करने के लिए कि हीट का फ्लो कहाँ से हो रहा है, किस पर हो रहा है, इस बेसिस पर हमने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस निकाल लेते हैं इन तीनों के बीच में, फिर इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो
तुम चाहो तो अपने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। इस तरीके से डिवाइड करना कि लगभग 5-5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है ना। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। देखो भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कंडक्शन की। देखो कंडक्शन ना मेनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है सॉलिड्स का। जो सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर है वो कराया जाता है कंडक्शन की मदद से। मतलब हम इसके बारे में कहते हैं कि ये हमारे पास हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन सॉलिड्स। और सॉलिड्स के अलावा कंडक्शन से हीट ट्रांसफर कराता है मरकरी। तुम्हें ये बात पता ही है कि मरकरी भी मेटल है और काफी डेंस है। तो बहुत ज्यादा डेंस होने की वजह से वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर उसके अंदर जो है वो कंडक्शन। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि सॉलिड्स से का हीट ट्रांसफर है, तो सॉलिड में कोई चलता वलता तो है नहीं। तो सॉलिड्स में जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है ये वाइब्रेशन की वजह से है, ठीक है ना। ये हमारे पास वहां के मीडियम पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस की वजह से है। हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर is due to vibration of particles। मतलब यहाँ पे कोई एक्चुअल मोशन नहीं होता, नो एक्चुअल मोशन। यहाँ पे कोई एक्चुअल मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल यहाँ पर नहीं होता। ऐसा मानो कि तुम्हारे क्लास में कुछ लोग हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। मैंने कोई सामान इनको दिया और कहा कि इसको लास्ट वाले को दे आओ, और इनसे कहा कि वो सामान यहां तक पहुंचना है। पर बात क्या हो सकती है कि अगर ये खुद चल के नहीं जा रहे तो ये पीछे वाले को पास करेंगे, वो और पीछे पास करेगा, फिर वो मान लो इनको पास करे, फिर वो मान लो इनको पास करे, फिर वो इसको पास करे, फिर वो इसको पास करे, फिर जाके पहुंचे, ठीक है ना। या ऐसा हो सकता है कि मैं इसको दूं, ये इसको दे, ये इसको दे, फिर यहाँ जाए, 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 फिर पहुंच जाए। तो ये बताओ, अगर कोई सामान इस तरीके से पहुंचेगा तो ये एक स्लो प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस? ये इवन ये कह सकते हो, ये हमारे पास स्लोवेस्ट मोड है हीट ट्रांसफर का। ये हमारे पास सबसे स्लो मोड है हीट ट्रांसफर का। यहाँ पे हीट एनर्जी बहुत धीरे धीरे ट्रांसफर होती है। अच्छा, ये बताओ, जब मैंने कोई सामान दिया पहले वाले को और इससे कहा कि देखो ये कोने तक पहुंचना है, तो ये कोई फिक्स है कि ये अपने पीछे वाले को ही देगा, वो अपने पीछे वाले को देगा? कोई तो किसी को भी दे सकता है भाई। कहने का मतलब क्या है कि जब हीट का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन के टाइम पे हीट ट्रांसफर होने पे हीट का फ्लो कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स को फॉलो करके गया, ये कोई फिक्स चीज नहीं है। क्यों भाई? सही बात है ये। अगर वाइब्रेशन से ही एनर्जी ट्रांसफर होनी है तो हो सकता है कि किसी जगह पे पीछे वाले पे कम एनर्जी ट्रांसफर हो, बगल वाले पे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो। तो एनर्जी का ट्रांसफरेंस तो किसी के हिसाब से कहीं पर भी हो सकता है। और इस वजह से ये हमारे पास एक इर्रेगुलर पाथ फॉलो करता है। ये हमारे पास एक इर्रेगुलर पाथ को फॉलो करता है। और
कहने का मतलब क्या है, और ये हमारे पास कह सकते हो कि इट इज बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आगे पढ़ेंगे हम, अभी फिलहाल के लिए इस पॉइंट को सिर्फ याद कर लो कि किस पे बेस्ड होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पर बेस्ड होता है। जिसके के की वैल्यू ज्यादा होगी उसके अंदर ये ज्यादा होगा, जिसके के की वैल्यू कम होगी उसके अंदर ये कम होगा। अब आते हैं कन्वेक्शन में। देखो हमारे पास जो कन्वेक्शन है ना, ये हीट ट्रांसफर है मेनली कहाँ पर, फ्लूइड्स में, लिक्विड और गैसेस में। और यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर है ना, ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से है। जैसे ब्लोइंग ऑफ विंड, जैसे कोई भी जगह जहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर हो। मैंने मतलब कह सकते हो कि जब हम हमारे पास विंड कैसे ब्लो होती है कि एक हैवियर एयर लाइटर एयर को रिप्लेस करती है। तो हमारे पास कह सकते हो कि हीट ट्रांसफर जहां पे डेंसिटी डिफरेंस हो बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में डेंसिटी डिफरेंस हो। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे तुम्हारे पास मानो, तुम्हारे पास घर में तुम्हारे वाटर गीजर है। तुमने देखा होगा कि यहाँ पर फिलामेंट कॉइल लगी होती है। जब तुम यहाँ पे करंट भेजते हो तो इतने रीजन का पानी हो जाता है रेयरर, ऊपर होता है पानी डेंसर। तो ये डेंसर वाला नीचे आता है, गर्म वाला ऊपर जाता है, डेंसर वाला नीचे आता है, गर्म वाला ऊपर जाता है। और ऐसे रेगुलर फ्लो होकर क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पर एक्चुअल फ्लो ऑफ पार्टिकल्स है, एक्चुअल फ्लो ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। देखो ये स्लोवेस्ट तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा स्लो है, स्लोवेस्ट नहीं है, सबसे स्लो नहीं है पर स्लो है। यहां पर भी देखो पाथ कैसा होगा, इर्रेगुलर। भाई मॉलिक्यूल चल के जा रहे हैं, कैसे चल के जा रहे हैं कोई फिक्स थोड़ी है। ठीक है ना। और ये हमारे पास देखो इसका, वैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास कन्वेक्शन दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड फोर्स्ड। पर ज्यादातर जो कन्वेक्शन होता है वो नेचुरल हो रहा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कन्वेक्शन इज बेस्ड ऑन ग्रेविटी। वरना ज्यादा प्रिसाइज तो ये होता कि हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन, लेकिन मैक्सिमम टाइम जहां पर जो कन्वेक्शन हो रहा होता है वो हमारे पास नेचुरल ही हो रहा होता है। तो हम इसको नेचुरल भी कह सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है रेडिएशन। देखो रेडिएशन जो है ये आपके पास हीट ट्रांसफर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये ना, ये सब करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें कोई मीडियम की कोई कंपल्शन नहीं है। ये क्या है, हीट ट्रांसफर ड्यू टू electromagnetic waves and energy radiated by solid liquid gas। ठीक है ना। यहां पर क्या है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मीडियम नहीं चाहिए होता। ठीक है भाई।
ये हमारे पास फास्टेस्ट मोड है, सबसे तेज इस विद स्पीड ऑफ लाइट। और हमारे पास कहने का मतलब क्या है, फास्टेस्ट है तो ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, सीधा ये एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, सन से डायरेक्ट आ रहा है, सब कुछ घूम के कुछ भी नहीं आ रहा। उसके अलावा हमारे पास जो रेडिएशन है, यहाँ पर जो रेडिएशन है इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, बस मैं यहाँ पे लिखवा ले रहा हूँ कि जो रेडिएशन इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर। जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो कुछ मेन मेन बातें समझनी है इन पांचों के बीच, इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस है कि कौन स्लो है, कौन तेज है, किसका पाथ इरेगुलर है, किसका पाथ रेगुलर है, स्ट्रेट है। बाकी अब हम इनको एज अ टॉपिक कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो आपको ये समझ में आ गए कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है। चलिए अब हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कंडक्शन। देखो भाई, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंडक्शन की। अगर हम आपके सामने बात करें कंडक्शन की तो हमारे पास कंडक्शन क्या है? हमारे पास कंडक्शन है भाई, आप कह सकते हैं हीट एनर्जी इन ट्रांसफर इन सॉलिड एंड मरकरी। ठीक है ना, हीट एनर्जी ट्रांसफर इन सॉलिड एंड मरकरी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर without actual transfer of medium particle। वो ये तो खैर हम पहले भी लिख चुके, तो मैंने दोबारा लिखवा दिया। तो कंडक्शन मेन बात समझनी है, ऐसा मानो कि तुम्हारे पास तीन मोड ऑफ ट्रांसफर है, एक सॉलिड में, एक लिक्विड गैस में, और एक सबका। ठीक है ना, तीन है, एक सॉलिड में, एक लिक्विड और गैस में, और एक सबका। तो कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होता है, और उसके अलावा मरकरी में एक्सेप्शनल और देखने को मिल जाता है लिक्विड होने के बावजूद। ठीक है ना, और ये जो है ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की वजह से है, इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल नहीं होता। पर यहां पर ना एक चीज याद रखनी है, हम जो भी हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा हम लोग पढ़ते हैं स्टीडी स्टेट पे। ठीक है, हम लोग ये सारी की सारी चीजें स्टीडी स्टेट पे पढ़ते हैं। स्टीडी स्टेट का मतलब क्या हुआ कि इन स्टीडी स्टेट हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जितनी हीट एक तरफ से इनपुट हुई उतनी हीट दूसरी साइड पर मिल गई। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास, हम एक मटेरियल को कह सकते हो, हमें यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करने की ज़रूरत है एक कंडीशन जिसका नाम है स्टीडी स्टेट। हम तभी इस पूरी बात को पढ़ पाएंगे। देखो होता क्या है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी, डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा हल्की सी रफ आइडिया। पर मेन चीज़ क्या है कि आप मान लो कि आपने यहाँ पर एक कैंडल लगाई इसे गर्म करने के लिए। जब तुमने इसे गर्म करने के लिए कैंडल लगाई तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने यहाँ से कोई हीट इस एंड से एक हीट इसके अंदर भेजी जो कि थी क्यू। ठीक है ना,
तो एक जनरल सेक्शन पे अगर तुम देखो, इसके बीच में किसी जनरल सेक्शन को तुम स्टडी करो, तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि मैं जो हीट भेज रहा हूं, इस बीच वाले सेक्शन में Q1 पोर्शन अंदर जाएगा, Q2 आगे निकल जाएगा, एक पोर्शन Q3 एब्जॉर्ब हो जाएगा और एक पोर्शन यहां पर Q4 एमिट हो जाएगा। आप कह सकते हो कि इस तरीके से हमारे पास ये 3-4 काम होते हैं कि Q1 आया और इस तरीके से हुआ। तो एक वेरिएबल स्टेट पर जो Q1 है वो Q2, Q3 और Q4 के बराबर होता है। कब? एक वेरिएबल स्टेट पर। वेरिएबल का मतलब शुरुआत में। तुमने ऐसा ऑब्जर्व करा होगा कि तुम किसी बॉडी को गर्म करना शुरू करो। तुमने कभी ऑब्जर्व करा है कि तुम अपने जब घर पे एक बर्तन रखते हो, मान लो तुमने स्टोव पे एक बर्तन रख दिया और उसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया, तो तुम ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम बहुत देर तक गैस को खुला छोड़ दें तो वो बर्तन मेल्ट हो जाएगा? क्यों भाई? क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत देर तक गैस खुली छूट गई तो वो बर्तन मेल्ट हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? हीट तो लगातार जा रही है। तो होता क्या है कि एक वक्त के बाद, शुरुआत में तो वो गर्म होता है, बहुत गर्म होगा, लेकिन एक वक्त के बाद वहां पे एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जितनी हीट उसको एब्जॉर्ब करनी थी वो कर चुका। उसके बाद एक पोर्शन आ रहा होगा, तुरंत दूसरा लॉस हो रहा होगा। मतलब कह सकते हो कि एक कंडीशन हमारे पास शुरुआत में क्या होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ आगे ट्रांसफर होता है, कुछ एमिट हो जाता है। और एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि जहां पर सारी रिक्वायरमेंट, जितना एब्जॉर्ब कर सकते थे कर लिया, जितना ट्रांसफर कर सकते थे कर दिया, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा आता है वो एमिट करते रहते हैं और अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको स्टीडी स्टेट में कन्वर्ट करना चाहा। तो हमारे पास एक स्टीडी स्टेट क्या होती है? एक स्टीडी स्टेट में अटेन करने के लिए सबसे पहले हम अपनी इस बॉडी को, कह सकते हो, हम अपनी इस बॉडी को इंसुलेट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इस बॉडी को इंसुलेट करते हैं। ठीक है ना? जब हमने इसको इंसुलेट करना शुरू करा तो भाई क्या होगा, वंस ये इंसुलेटेड बॉडी होगी तो हम कहेंगे कि एट स्टीडी स्टेट व्हेन आउटर सरफेस इज इंसुलेटेड, आउटर सरफेस इज इंसुलेटेड। तो जैसे ही हमारे पास आउटर सरफेस इंसुलेट हुआ तो Q4 की वैल्यू हो गई 0। ये हीट का बाहर जाना बंद। ठीक है ना? और पार्टी जो बॉडी है, कह सकते हो, स्टीडी स्टेट कंडीशन पर मैं क्या बता रहा हूं कि एक कंडीशन होती है जहां पर वो जितना एब्जॉर्ब करना था कर चुका। क्यों भाई? यही तो होता है कि जब तुमने बर्तनों को गर्म करना शुरू करा तो एक लेवल पर वो जितना गर्म हो सकता था हो चुका, वो और फर्दर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जितना भेजोगे आगे भेज देगा, अपने पास नहीं रखेगा। तो एट स्टीडी स्टेट बॉडी स्टॉप्स एब्जॉर्बिंग एनर्जी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। और इस वजह से
जो मेरे पास ये जो Q3 वाला फैक्टर है ये भी क्या आ जाता है, 0। और इस कंडीशन पर हमारे पास देन एट स्टेडी स्टेट हमारे पास जितनी हीट आएगी उतनी आगे बढ़ जाएगी। हीट इनपुट इज इक्वल्स टू हीट आउटपुट। पर एक चीज याद रखो, हमारे पास ये जो स्टेडी स्टेट है, हमारे पास ये जो स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब क्या है? हमने फ्लूइड में भी एक बार स्टेडी स्टेट कहा था ना, क्या कहा था? कि जहां पर चीजें विद टाइम एट अ पर्टिकुलर पोजीशन कांस्टेंट हो जाए। क्यों भाई? यही तो बात बोली थी ना, कि स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जहां पर चीजें विद टाइम एट अ पर्टिकुलर लोकेशन पे कैसी हो जाए, कांस्टेंट। कुछ याद आ रहा है भाई? तो एक बात बताओ, अगर इस सिस्टम ने एनर्जी का एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया तो क्या इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा किसी लोकेशन पर? बोलो। अगर इस सिस्टम ने कुछ वक्त के बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया तो क्या इसका टेम्परेचर भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कांस्टेंट हो जाएगा? हाँ जी, कह सकते हैं ऐसा। तो हमारे पास ये कहा जाता है कि एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी becomes constant with time at a particular location। टाइम के हिसाब से किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जो हमारे पास कह सकते हो आप कि ये है टेम्परेचर विथ टाइम क्या हो जाता है, कांस्टेंट। इसको हम कह देते हैं स्टेडी स्टेट। क्लियर सब लोगों को? समझ में आई ये बात? चलिए, अब देखो भाई, अगर हम बात करते हैं यहां पर, ये होगी थ्योरेटिकल बात। अब बात होती है कंडक्शन के फॉर्मूले की। तो अगर हम बात करें कंडक्शन के फॉर्मूले की, तो भाई कंडक्शन के फॉर्मूले की बात तो ये है कि वैसे तो इसका एक नाम भी होता है, पर हमारे सिलेबस में इसका नाम यूज नहीं करते। मतलब पता नहीं क्यों किताबों में इसका नाम इस्तेमाल नहीं होता, वैसे इसका नाम होता है। मैं लिखवा देता हूं। हमारे पास इसे कहते हैं फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर। या हम सिंपली कह सकते हैं, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ हीट फ्लो इन कंडक्शन। देखो भाई, हमने क्या किया, हम एक बॉडी लेकर आए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और यहां से हमने कुछ हीट पर सेकंड को भेजा। हमने कुछ हीट पर सेकंड को भेजा। आपको याद है कि हम सब कुछ किस पर पढ़ रहे हैं, स्टेडी स्टेट पे। जितनी हीट यहां से भेजेंगे उतनी हीट यहां से निकल जाएगी। पर यह बात आप जानते हो कि हीट कहाँ जाती है, हाई से लो की तरफ। तो ऐसा मान लो कि हमारे पास जो यहाँ पे dq बाई dt है, ये प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट का फ्लो कराना आसान होगा। यहाँ पर एक कह सकते हो आप कि यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर यही dq बाई dt प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के, dt बाई dx।
टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब भाई सिंपल सी बात कि हमारे पास जो हीट का फ्लो है वो हाई से लो की तरफ जाता है, और ये हाई से लो की तरफ जाने वाला चेंज यहाँ पे लेंथ के अक्रॉस हो रहा है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर जो dt है वो आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल होगा, और फाइनल माइनस इनिशियल के चक्कर में ये dt फाइनल छोटा है और इनिशियल बड़ा। तो यहाँ पर हम पहले से एक माइनस लगाकर रखते हैं, तो आपके पास आया dq बाय dt प्रोपोर्शनल टू माइनस a dt बाई dx। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स है, और डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू माइनस ए डी टी बाई डी एक्स है। सिंपल सी बात, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। और हीट किस पे डिपेंड करता है? हीट कहाँ जाती है? हाई से लो की तरफ। तो अगर हीट हाई से लो की तरफ जा रही है तो ये किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट पर dt हमारे पास है फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल छोटा है इनिशियल बड़ा, तो पहले से एक माइनस रहता है। हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, एक कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हमारे पास ये जो कोफिशिएंट है ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब एक चीज सुनिए, इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपके पास होती है, कह सकते हो कि यहाँ के हिसाब से नहीं दिखा देखें तो ये आपके पास क्या है? डी क्यू बाई डी टी। ये तो वॉट में है, क्यों भाई? डी क्यू बाई डी टी वॉट में है, तो ये हमारे पास वॉट पर मीटर केल्विन, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जूल पर सेकेंड पर मीटर केल्विन। ठीक है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये चीज है थर्मल कंडक्टिविटी। हालांकि ये जो फॉर्मूला है तो डिफरेंशियल में है, पर हमारे पास जो अक्सर सवाल आता है, हमारे पास जो अक्सर सवाल रहता है, अक्सर क्या हमारे सिलेबस में जो रहता है वो एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए रहता है। हमारे पास जो सवाल आपको देखने को मिलेगा वो एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए मिलेगा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ जिसकी एल है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, और यहाँ से हमने हीट को भेजा। तो अगर यहाँ के हिसाब से लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? डी क्यू बाई डी टी माइनस के ए बाई एल, और डी टी में आ जाएगा T2 माइनस T1, या फिर डी क्यू बाई डी टी के ए बाई एल बड़ा वाला टेम्परेचर माइनस छोटा वाला टेम्परेचर। डी क्यू बाई डी टी के ए बाई एल बड़ा वाला टेम्परेचर माइनस छोटा वाला टेम्परेचर। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? ठीक है ना? कोई परेशानी? चलिए, तो इसके आगे फिर हम नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।